नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसे कपड़े, जूते या फिर जो चीनी हम खाते हैं वो आखिर आती कहाँ से हैं? तो आज हम इसी सफर को देखेंगे, बाजार से लेकर सीधे कारखाने तक। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए हरीश नाम के एक लड़के की, जो दिवाली के बाजार में है। उसके चारों तरफ कपड़े हैं, जूते, बर्तन और चमचमाते दिए। और ये सब देखकर उसके मन में एक सवाल आता है, भाई, ये हजारों चीजें आखिर बनती कहाँ हैं? और इस सवाल का जवाब एक शब्द में है, विनिर्माण। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग। ये वो कमाल की प्रक्रिया है जहां कच्चे माल को, मतलब रॉ मटेरियल को, एक मूल्यवान चीज में बदल दिया जाता है। जैसे गन्ने से चीनी बन गई या लकड़ी से कागज। मतलब ये सिर्फ बनाना नहीं है, ये किसी चीज की वैल्यू को बढ़ाना है। तो ये वैल्यू असल में बढ़ती कैसे है? इसको समझने के लिए कपड़ा उद्योग से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। देखिए, सफर शुरू होता है कच्चे रेशे से, फिर वो सूत बनता है, सूत से बुनाई होकर कपड़ा तैयार होता है और आखिर में उस कपड़े से पहनने लायक वस्त्र बनते हैं। हर एक कदम पर उस चीज की कीमत, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और जानते हैं, यही मैन्युफैक्चरिंग की असली ताकत है। अच्छा, ठीक है, चीजें बनती हैं, उनकी वैल्यू भी बढ़ती है। पर ये किसी भी देश के लिए इतनी जरूरी क्यों है? भाई, बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ सामान नहीं बनाती, ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी बनाती है। विनिर्माण उद्योगों को अक्सर विकास की रीढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खेतीबाड़ी पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं और लोगों को कारखानों और सर्विस सेक्टर में रोजगार देते हैं। इससे गरीबी और बेरोजगारी से लड़ने में सीधी मदद मिलती है। सच तो ये है कि किसी देश की आर्थिक तरक्की को अक्सर उसके विनिर्माण उद्योगों के विकास से ही मापा जाता है। तो इस रीढ़ की हड्डी को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इसके अलग-अलग हिस्सों को देखना होगा। उद्योगों को, यानी इंडस्ट्रीज को, कई आधारों पर बांटा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो देखिए, इंडस्ट्रीज को कई तरह से बांटा जा सकता है। पहला, वो कच्चा माल कहाँ से लेते हैं? क्या खेतों से, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, या फिर खदानों से, जैसे लोहा इस्पात उद्योग? दूसरा, उनकी भूमिका क्या है? क्या वो दूसरे उद्योगों के लिए मशीनें वगैरह बनाते हैं, या सीधे हमारे इस्तेमाल की चीजें? और तो और, उनका मालिक कौन है? सरकार, कोई प्राइवेट कंपनी? और उनका सामान कितना भारी है? इन सब आधारों पर भी उन्हें अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। अब इस थ्योरी को जरा असल दुनिया में लगाकर देखते हैं। चलिए, भारत के दो सबसे बड़े लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग उद्योगों पर एक नजर डालते हैं। इससे ये पूरा क्लासिफिकेशन का सिस्टम एकदम साफ हो जाएगा। तो एक तरफ है हमारा सूती वस्त्र उद्योग, जो कपास जैसी खेती की उपज पर चलता है और सीधे हमारे आपके लिए कपड़े बनाता है। ये भारत का अकेला ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक पूरी तरह आत्मनिर्भर है और लाखों किसानों और बुनकरों को रोजी रोटी देता है। और दूसरी तरफ है लोहा इस्पात उद्योग। ये खनिजों पर आधारित एक आधारभूत उद्योग है। इसका मतलब यह है कि देश में कार, पुल, घर या दूसरी मशीनें बनाने वाले लगभग सभी उद्योग इसी पर निर्भर करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का इतिहास तो बहुत ही पुराना है। सोचिए, इसकी शुरुआत हुई थी प्राचीन भारत में, जब हाथ से कताई और बुनाई होती थी। फिर 18वीं सदी में पावरलूम आए और सब कुछ बदलने लगा। और एक बड़ा मोड़ आया 1854 में, जब मुंबई में भारत की पहली सफल टेक्सटाइल मिल लगी। वाकई ये भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। लेकिन कपड़ा मिलों जैसे उद्योगों के विकास और इस पूरी औद्योगिक प्रगति की एक कीमत भी हमें चुकानी पड़ी है। हाँ, उद्योगों ने हमें बहुत कुछ दिया, पर हमारे पर्यावरण पर इसका बहुत गहरा और बुरा असर हुआ है। और ये इस कहानी का एक बहुत ज़रूरी लेकिन स्याह पहलू है। सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण की। जब कारखानों की चिमनियों से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं, तो वो सीधे उस हवा में घुल जाती हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, और उसे खतरनाक बना देती हैं। फिर आता है जल प्रदूषण। कई इंडस्ट्रीज जैसे कागज, केमिकल और कपड़ा उद्योग अक्सर अपना रासायनिक कचरा बिना साफ किए सीधे नदियों में बहा देते हैं। नतीजा, हमारा कीमती पानी जहरीला हो जाता है। इसी तरह से भूमि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब हानिकारक केमिकल वाला कचरा जमीन पर फेंका जाता है, तो वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है और उसे बंजर बना देता है, जिससे खेती करना भी मुश्किल हो जाता है। और हाँ, ध्वनि प्रदूषण को तो हम भूल ही नहीं सकते।
औद्योगिक मशीनों, जनरेटरों और ड्रिल से आने वाला वो लगातार तेज शोर सिर्फ कानों को परेशान नहीं करता, बल्कि सुनने की क्षमता और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर डालता है। तो समस्याएं काफ़ी गंभीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस औद्योगिक प्रदूषण को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एक साफ सुथरे भविष्य का रास्ता आखिर है क्या? ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए, ये आपको चौंका देगा। कारखानों से निकला सिर्फ 1 लीटर गंदा पानी, सिर्फ 1 लीटर, करीब 8 लीटर साफ पानी को बर्बाद कर सकता है। इससे अंदाजा लगता है कि ये समस्या कितनी बड़ी है और इस पर तुरंत ध्यान देना क्यों जरूरी है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसके समाधान भी मौजूद हैं। इंडस्ट्री से निकले गंदे पानी को 3 स्टेप्स में साफ किया जा सकता है। पहले स्टेप में मशीन से ठोस कचरा हटाया जाता है, दूसरे में बायोलॉजिकल प्रोसेस से गंदगी को खत्म किया जाता है और आखिरी स्टेप में पानी को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल के लायक बना लिया जाता है। तो अपनी इस यात्रा के अंत में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके खड़े हो गए हैं। हमने देखा कि उद्योग विकास के लिए कितने जरूरी हैं, पर यह भी देखा कि वो पर्यावरण के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा संतुलन है जिससे विकास की गाड़ी भी चलती रहे और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।